गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मैम आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर क्या नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है क्या? यस सर, यहाँ नेट कम है। तो कोई बालकनी या टेरेस ऐसी कोई जगह नहीं होती वहां पर? सर यहाँ हर जगह ही ऐसा है, नेटवर्क टावर कम लगे हुए हैं। ओके। हम्म। अभी तो ठीक आ रही होगी ना सर? हाँ अभी ठीक आ रही है, रात को कभी कभी आपकी आवाज कट जाती है। हाँ एक्चुअली हो सकता है, जो क्योंकि मेरा बेड और स्टडी टेबल है जहाँ पे, वहाँ लाइट ये नेट कम ही है, बहुत कम है। हम्म। तो मैडम रिवीजन करते हैं सबसे पहले, और रिवीजन एंड होते ही हम रूल्स पे चलेंगे। यस सर। जी मैडम। तो सेक्शन नंबर 89 ये किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 89। पेटेंट में ना। ओके। सो कंपल्सरी लाइसेंस रिलेटेड है सर ये। इसमें है जनरल पर्पसेस। हम्म। क्या पर्पस है यहाँ पर? दो पर्पस है। जनरल पर्पस यस फॉर सर। कंपल्सरी लाइसेंस। मतलब कंपल्सरी लाइसेंस का पहला पर्पस क्या होता है? इसको कमर्शियल बेसिस पे हम्म। कैसे अप टू एक्सटेंट कॉमर्शलाइज वर्क कर करना रहा है। है। इंडिया में कॉमर्शलाइज करना है। हम्म। डिमांड सप्लाई को सेटिस्फाइड करना है। यस सर। और क्या पेटेंटी और जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसी है, फिर हम्म। उसको ध्यान में नहीं लेना है, यानी उनको छोड़ देना है, या उनको भी रॉयल्टी देनी है, उनके बारे में भी सोचना है। जो जो एग्जिस्टिंग सर लाइसेंसी। प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे मतलब जो हाँ। रीजनेबल रॉयल्टी प्रॉफिट है ना, देना पड़ेगा। वो देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग लाइसेंसी को भी देना पड़ेगा कि सिर्फ पेटेंटी को देना पड़ेगा? पेटेंटी को। दोनों को। अगर दोनों। कोई लाइसेंसी भी है उसमें तो उसे भी देना पड़ेगा। ओके उसने भी सर। कोई गलत काम नहीं किया था, उसने भी एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था, मगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी इतनी करने की। करेक्ट। ओके सर। 89 के बाद 90 मैडम। 90 क्या बात हम्म। करता है? 90 तो वो था सर, प्लान बेस्ट टू आए। याद रह गया मैडम पूरा, या पहले से ही हाँ याद था सर, वो आपको? तो नहीं नहीं नहीं, वो आपने कल करवाने का तरीका आपका बहुत ज्यादा अच्छा था। क्या है पी क्या? ओके। पी पेटेंटी की रॉयल्टी आती है टिल हम्म। एक्सटेंट। एल फिर एल लाइसेंसी रॉयल्टी से है। ए अगर रीजनेबल। वो बताइए एल क्या था? लाइसेंसी को अगर मतलब रीजनेबल, मतलब वो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वहां पे हम्म। ये था। ए से अफोर्डेबल, रीजनेबल अफोर्डेबल है या नहीं है। प्राइस, अब अफोर्डेबल प्राइस पे अब बेचना है। पब्लिक के लिए कि हम्म। अगर वो खरीद रहे हैं तो अफोर्डेबल होना चाहिए वो प्राइस। डबल एन। डबल एन अगर नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन लाइक असाइनेबल असाइनेबल। वो लाइसेंस होना चाहिए ना, असाइन का। नॉन असाइनेबल और नॉन एक्सक्लूसिव। बी। उसके बाद बी है अगर मान लो बैलेंस्ड, लाइक वो बैलेंस टर्म में होनी चाहिए जब जो लाइसेंस इशू पेटेंट की करेंगे। जितनी टर्म बाकी है उतने टर्म हाँ के वो लिए मिल सकता है, उतन उससे ज्यादा नहीं। हाँ, उससे ज्यादा आगे नहीं हो सकता हम्म। वो। ई। उसके बाद अगर मान लो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कंपलसरी लाइसेंस है, वो ग्रांट हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन जो क्या बोलते हैं,
मतलब बाहर बाहर के लिए हम्म। एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा वो। ऐसे था ना, वो आपने बताया था कि इंडिया में ही अगर मान लो इमरजेंसी है अगर नहीं किसी मैडम, ड्रग की, तो इंडिया ऐसा में ही। ऐसा बात है कि कंपलसरी लाइसेंस जब आपको दी जाती है हम्म। तो आप एक्सपोर्ट तो कर सकते हो प्रोडक्ट को वहां से कंपलसरी लाइसेंस से, बट ये ना हो जाए, प्रीडोमिनेटली। ये हाँ ये ना हो जाए कि आप इंडिया में कम सामान बेच रहे हो और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। उसका जो हाँ। मेन क्रक्स है वो इंडिया में है कि भाई इंडिया को पहले हम्म। सेटिस्फाइड करो, उससे ज्यादा अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो बाहर बेचो। यस सर। ये ऐसा हो जाता है कि फिर बाहर ही बेचते हैं, इंडिया में बेचते ही नहीं है, ये ना हो जाए। फिर बीईएस, एस से क्या था? सेमीकंडक्टर रिलेटेड है सर ये। अगर सेमीकंडक्टर रिलेटेड नॉन पेटेंट है कमर्शियल। जिसपे हम्म। कंपलसरी लाइसेंस मिला है तो नॉन कमर्शियल बेसिस पे। यस टी सर। क्या है? ये एंटी कॉम्पिटिटिव लाइसेंस है, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव कंपल्सरी। यानी क्या? हाँ, आपने बताया था कि अगर पेटेंट वन है या पेटेंट टू है, आमने हम्म। सामने खड़ा कर देंगे वो। कि अगर मान लो वो बोलेंगे कि जो कंट्रोलर है कि आप ना एक काम करो, इंडिया में रहने दो, बाहर ही इसको एक्सपोर्ट करो, हम्म। लेकिन आप इंडिया में नहीं कर सकते। लेकिन जो रीजन जो वो मार्जिन होगा वो उतना ही रखना है जितना अफोर्डेबल होगा। तो कंपटीशन खड़ा कर देते हैं सामने, तो उसकी वजह से हम्म। वो जा ही नहीं पाएगी वहाँ। वो अगर मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है मोनोपोली। यस तो सर। फिर उसके सामने कंपटीशन खड़ा करना कर देंगे। यस सर। टी के बाद डबल आई, पहला आई था। हाँ, इंपोर्ट के लिए है पहला है हम्म। कि ओनली जो मतलब सेंट्रल इंपोर्ट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती अलाउ है। नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है हम्म। खाली। बस ये बात तो आपको एकदम मीन्स सारी चीजें एकदम क्लियर कट है, हाँ एक सर, चीज वो भी। एक अच्छा पैटर्न है, लाइक जो आपने कल करवाया ना, क्वेश्चन के साथ, लाइक केस स्टडी के साथ आपने वो करवाया। हाँ वो एग्जाम्पल भी एक मेरा साथ में रहता है ना तो उसमें एक्चुअली, रिटेंशन बढ़ हाँ, जाता है। मेरा दिमाग में मतलब काफी वैसे बहुत चलता है। मेरे एग्जाम भी पहले जो क्लियर होते हैं, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, उससे ही होते हैं मोस्टली कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये आप सही। हम्म। आप एकदम है ना वो, पूरा पंजाबियत है आपकी बोली में। पंजाबी लोग कैसे बोलते हैं वैसे ही हैं आप। यानी आप वो हाँ सर। है, वो कैसे कहते हैं, वो मारा मारी करने वाले पर्सन है। हम ऐसा बोलते गुजराती में, कैसे मैं लोग होते हैं हरियाणा, ना। हाँ हरियाणवी आ रही है समय में, हरियाणवी हाँ पंजाबी मिक्स है। हाँ, हरियाणवी पंजाबी मिक्स है। ये जो है ना वो टोन ही हम्म। ऐसा है, हरियाणवी वाला टोन है। और हरियाणवी लोगों हम्म। का तो दिमाग बहुत तेज होता है। वो होते भी वैसे हैं। जी 91 मैडम। यस सर, ये लाइसेंस लाइसेंसिंग के लिए रिलेटेड टू पेटेंट। लाइसेंसिंग इन रिलेटेड पेटेंट्स। हाँ रिलेटेड पेटेंट्स में लाइसेंसिंग क्या होता है मैडम? सर, जैसे अगर मान लो पेटेंट वन है, वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली विद पेटेंट टू। अगर पेटेंट वन के पास है, लेकिन वो पेटेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेटेंट है और मेरे को भी काम करना है, लेकिन मैं डिपेंड हूँ कि मुझे ए का इंजन, लाइक इंजन मान लो, या फिर कुछ भी एक मटेरियल वो चाहिए मेरे वाले पेटेंट में। तो अगर वो बी पर्सन ए वाले पेटेंट पे डिपेंडेंट हो, तब वो लाइसेंसिंग लाइक इम्पोर्टेंट हो जाती है लेनी वहां पे। बट डिपेंड भी करता है कि अगर वो जो होल्डर है, अगर वो ना दे लाइसेंस, तो वहां पे सेंट्रल, वहां पे कंट्रोलर आएंगे और वो वहां पे लाइसेंसिंग प्रोवाइड करवाएंगे थर्ड पार्टी। आपने एग्जांपल दिया था लाइक वो बंगलो वाला, जो डॉक्टर हम्म। दिनेश सर का था, कि अगर मान लो वो मांडवली करवाएंगे, मांडवली। थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी लेके आएंगे। हम्म। मगर दूसरा भी फॉर्म मैंने एक एग्जांपल दिया 17, था। फॉर्म 17 फिल करेंगे ना सर इसमें। जी मैडम, आपने ये तो सारी प्रोसीजर तो सही बता दी, मगर 24। दूसरा भी एग्जांपल दिया था मैंने, चार्जर वाला, मोबाइल एंड चार्जर, याद है आपको? नहीं सर, ये याद नहीं है। याद करवाता हूँ। मान लीजिए एक पेटेंट वन है,
जो मोबाइल हम्म। के लिए है। दूसरी पेटेंट 2 है जो चार्जर की है। अब होता क्या है कि अगर आप पेटेंट 2 के चार्जर से अगर मोबाइल चार्ज करेंगे, पेटेंट 2 के चार्जर से अगर आप मोबाइल पेटेंट 1 चार्ज करते हैं, तो इट विल टेक 10 मिनट्स फॉर कंप्लीट चार्जिंग। कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट। यस सर। बट आप दूसरे कोई चार्जर से, अदर चार्जर्स, मोबाइल चार्ज करते हैं, सेम मोबाइल पेटेंट 1 वाला, हम्म। तो उससे 30 मिनट लग रहे हैं। तो अब जो मोबाइल की जो पेटेंट है, वो पर्सन चाहता है कि मुझे ये चार्जर में रिलेटेड पेटेंट्स का लाइसेंस मिल जाए, यस। ताकि जो मोबाइल है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए। समझ पा रहे हैं मैडम ये एग्जांपल को, या कोई डिफिकल्टी हो रही है समझने में? नहीं सर, गॉट इट। हाँ, तो ये एग्जांपल भी उस रिलेटेड पेटेंट्स के लिए बेस्ट है। हम्म। ये फॉर्म नंबर यस। 17 फाइल होता है मैडम यहाँ पर, बाकी बात आपने सही कही है। फीस उसकी 2400 है। आ, रूल भी है ना, 96 समथिंग। रूल किसी 96 टू कंपल्सरी लाइसेंस। 100, 96 टू 100 ही होता है वहां पर सारे। हाँ वहाँ सेम ही देख है। भी लेते ओके। हैं। कल फिर रूल्स मैंने इसीलिए कवर नहीं करवाए थे क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है। अब हाँ वैसे ही सर। 12 बज जाते हैं हमारे। हाँ वही 11, 20, 30 तक दिमाग बढ़िया चलने लगता है उसके बाद तो। ये आएगा तो 96 से 100 में आएगा, कंपल्सरी लाइसेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट। हम्म। 4884 नहीं है मैडम, कहाँ कहीं पर भी नहीं है। रिलेटेड फिर पेटेंट्स फॉर्म के भी। 17 वाला लिख सकते हैं ना सर, जहाँ पे फॉर्म 17 के आते हैं फॉर्म वही लिख सकते 17 का आता है 97 एप्लीकेशन विद कंपल्सरी लाइसेंस, वो भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म 17 का एक स्पेशल पर्पस है। फॉर्म 17 वैसे यूज होता है कंपल्सरी लाइसेंस के लिए। यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हैं। रिलेटेड पेटेंट में लाइसेंस दे रहे हैं। हम्म। और ये कब हो सकता है? जब पहली पेटेंट ग्रांट हो चुकी हो। यस। 92 में मैडम क्या है? हम्म। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं कंपल्सरी लाइसेंस के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक बताती है कि नोटिफिकेशन दिया जाता है उनके बारे में। कौन सी अगर कंडीशन कोई में? मतलब इमरजेंसी लगी हुई हो, या कौन सी? फिर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल एक्सट्रीम इमरजेंसी या इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी या पब्लिक नॉन नॉन कमर्शियल कॉमर्शियल यूज यूज। हो। हम्म। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? सेंट्रल, ये जो गवर्नमेंट है उनके, मतलब ऐसे फ्रीली वो प्रोवाइड करवा सकते हैं कंपल्सरी। वो एक नोटिफिकेशन कहेंगे, नोटिफिकेशन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा कि नेशनल इमरजेंसी है, कोई भी पर्सन अगर ये ड्रग बनाना चाहता है तो बना सकता है, कंपल्सरी लाइसेंस मतलब हम देने के फ्रीली लिए रेडी यूज। हैं। यस वो सर। पब्लिकेशन से कोई भी पर्सन आके हम्म। कह सकता है कि मैं बनाना चाहता हूँ। हम्म। और उस केस में शायद हियरिंग भी ना हो। हियरिंग भी ना हो और कंट्रोलर क्या कर दे? तो वो प्रोवाइड करवा दे सीएल। एग्जैक्टली exactly। वो भी किससे? फॉर्म 17। नंबर 17 से। 17 से। 2400 रुपये ही है उसके लिए भी। और कहाँ से ये टाइमलाइन है? पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिफिकेशन। हम्म। 92 है।
सर इसका मेरे को थोड़ा मतलब एक्सपोर्ट के लिए है ये हाँ, किसमें? कंपल्सरी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। 92A किसके लिए है मैडम? एक्सपोर्ट मतलब इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। मतलब या- इसमें वो है ना, जो कंट्री फार्मास्यूटिकल रिलेटेड मैन्युफैक्चर करने में नहीं है, वहां से यहाँ से वहां पे जा सकते, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ मैडम, फार्मा सब्सटेंस के लिए है, और आपने कहा वैसे ही एक्सपोर्ट के लिए भी है। फॉर्म नंबर 17 ही लगेगा। 2400 हम्म। रुपये भी है, मगर इसकी एक थोड़ी सी कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या क्या है? मतलब नोटिफिकेशन एक तो देना पड़ेगा कौन सा नोटिफिकेशन? इनवाइट करने के लिए, इंपोर्टेशन के लिए, अगर किसी हाँ, सामने भी वाली कंट्री को कंट्री भी अगर इंपोर्ट इनवाइट। करने के लिए रेडी हो, ऐसा वो नोटिफिकेशन दे या फिर कंपल्सरी लाइसेंस दे। और दूसरा चीज, सामने वाली कंट्री में क्या ना हो? ये फार्मा प्रोडक्ट हम्म, ना हो। अर्चना मैडम, सामने वाली कंट्री कैसी होनी चाहिए? नहीं, रेसिप्रोसिटी भी नहीं। सामने वाली कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, अनडेवलप्ड कंट्री है वो। हाँ ओके सर, वही। अनडेवलप्ड कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है वहां पर। तब जाके दूसरा केस क्या एग्जाम्पल में बताया गया था कि अगर सामने वाली कंट्री में ये प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ रहा है, और तब जाके उसको क्या इंडिया मदद कर सकता है कि यहां से सस्ता पड़ेगा, वहां पर महंगा हो रहा है तो यहां से सस्ता हो जाए, इस तरीके से मदद कर नहीं सकता है। सर, नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ना हो, और साथ में वो अनडेवलप्ड हो, वो बना नहीं पा रहा है उस मेडिसिन को, तब जाके हमें उनको मदद करनी है। मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को। क्या डायग्नोस्टिक किट भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आएगी? क्या हाँ। डायग्नोस्टिक किट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आती है? नहीं सर। यस, आती है। तो HIV एड्स की अगर डायग्नोस्टिक किट है, तो उसे भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में गिना गया है। ये फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इट्स नॉट लिमिटेड टू मेडिसिन और ड्रग्स, इट ऑल्सो लिमिटेड टू डायग्नोस्टिक किट्स एज वेल। तो डायग्नोस्टिक किट्स को भी इंक्लूड किया गया है इन इट, वो याद रखिएगा। इतनी है। ओके। 93, ये क्या बात करता है? इसमें डीड के बारे में बात हुई है। डीड? डीड यानी क्या? कंपल्सरी लाइसेंस की जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उस पर कंट्रोलर प्रोवाइड करवाते हैं। कंट्रोलर जो ऑर्डर देते हैं उसे ऐसा माना जाता है कि वो पेटेंटी ने साइन ही किया है। हम्म। पेटेंटी अगर मना भी कर दे कि भाई मैं साइन नहीं करूंगा कंपलसरी लाइसेंस पे, तो जो ऑर्डर देते हैं ना, ये डीड बनाते हैं कंट्रोलर, यस। वो डीड को ऐसे ही माना जाता है जैसे कि उसने पेटेंटी ने उसे साइन करके रखा है। हम्म। 94। टर्मिनेशन के लिए कंपल्सरी लाइसेंस के। हाँ, टर्मिनेशन का रूल है। यहाँ पर 100 रूल आता है, 100। ये रहा। हाँ, ये रहा। इसमें बात की गई है कि 1 महीने में रिप्लाई देना है विद इन द डेट ऑफ सच फाइलिंग ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन किस फॉर्म से फाइल होता है? 21। 21 से। ये रही वो इंफॉर्मेशन, 21। और ये रहा 1 महीने में रिप्लाई देना। कौन देगा रिप्लाई? जो कंपलसरी लाइसेंस ही है एग्जिस्टिंग अभी, वो रिप्लाई देगा। और कौन फाइल करेगा फॉर्म नंबर 21? कंट्रोल। जो नहीं, वो पेटेंट ही जो है। पेटेंट है हाँ, वो फाइल जिसकी पेटेंट करेगा। पे कंपलसरी और लाइसेंस हाँ, दिया गया है वो। ऑन 20। बस, परफेक्ट है। तो यही बात लिख देते हैं यहाँ पर। और फॉर्म नंबर 21 की फीस भी कितनी है? 2400।
वैसे होती तो 2400 ही है, फिर भी एक बार देख लेना जरूरी है कि गलती ना हो। 2400। टर्मिनेशन रूल नंबर 100, फॉर्म नंबर 21, फीस 2400, एंड टाइमलाइन है यहाँ पर 1 मंथ की। वो रिप्लाई देने की है 1 मंथ का। फॉर्म नंबर 30 फाइल करके ओपोजिशन फाइल नहीं करना। प्रदीप सर, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जैन सर, गुड मॉर्निंग। डिजाइन का रिवीजन कर लेते हैं। डिजाइन में सेक्शन नंबर 38 किसके बारे में बात करता है? अर्चना मैम, डिजाइन 38। रूबी मैम। यस सर, एविडेंस के लिए, जो सर्टिफिकेट के एविडेंस कलेक्ट करने हैं उसके लिए बात करता है सर। किस से, पेटेंट ऑफिस से या कंट्रोलर से? कंट्रोलर सर। हाँ, सर्टिफाइड कॉपीज बाय कंट्रोलर। कंट्रोलर सर। एंड 39 में किसके बारे में बात कर रहा है? सर्टिफाइड एंट्री। कॉपीज या सील्ड कॉपीज बाय पेटेंट ऑफिस। पेटेंट आईपी, ऑफिस। एविडेंस पे आईपी। जी। मतलब और हाँ, बताइए मैडम क्या सोच रहे हैं? रजिस्टर में, ये रजिस्टर में लिखने के लिए होता है ना सर इसमें, कि जो मैडम, उसको। हाँ, जो रजिस्टर में कॉपीज अवेलेबल है, अगर आपको केस लड़ने के लिए कंट्रोलर से सर्टिफाइड चाहिए या फिर पेटेंट ऑफिस से सर्टिफाइड चाहिए, तो हम फॉर्म हम्म। नंबर और 15 और 16 नहीं फाइल करते हैं? यस सर। तो उसमें ये कंट्रोलर प्रोवाइड करते हैं कॉपीज को। हम्म। और पेटेंट ऑफिस से भी मिल सकती है हमें कॉपी। पेटेंट ऑफिस का सील लगा हुआ डॉक्यूमेंट कौन सा होता है मैडम? क्या समझ रहे हैं आप, कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें पेटेंट ऑफिस का सील होगा? जो जो एविडेंस कॉन्फिडेंशियल होते हैं सर, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। कॉन्फिडेंशियल नहीं होते हैं, मिलते हैं, दिखते हैं सभी को। सर प्रदीप सर, आप क्या मान रहे हैं, रजिस्ट्रेशन। पेटेंट ऑफिस का सील्ड डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? सर्टिफाइड कॉपी। एकदम परफेक्ट। अर्चना मैडम ने टेक्स्ट में लिखा है सर्टिफाइड कॉपीज जो होती है ना रूबी मैडम, जो सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफाइड कॉपी में भी जो सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन काम है डिजाइन के, उस पे यस। पेटेंट ऑफिस का सील होता है। उसके अलावा मान लो जो असाइनमेंट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर उसको हमें एज एन एविडेंस कहीं पर प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में हम्म। हम कंट्रोलर की सर्टिफिकेट यानी कंट्रोलर से सर्टिफाइड करवाएंगे, कंट्रोलर की साइन लेंगे वहां पर। ओके। तो इसको ऐसे समझेंगे सर, 30, ये 39 को सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, 38 में क्या होता है, सेक्शन 9 का जो ये होता है, रजिस्टर में एंट्री होता है डिजाइन का, उसका हम्म। जो कॉपी है, उसको कॉपी को हम एविडेंस मान के चलते हैं 38 में। 39 में क्या हो रहा है, हम पेटेंट ऑफिस से सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं। जैसे सर्टिफाइड कॉपी में आईपीओ का सील रहेगा, देन हाँ, उसको यूज कर सकते हैं हम एज ए एविडेंस। सही बात है सर, कि जो कंट्रोलर का जो स्कोप है वो बड़ा है। सर ने कहा उस तरीके से कि रजिस्टर में कोई भी पेज की आपको कॉपी चाहिए, तो वो कॉपी हम्म, पे कंट्रोलर साइन करके दे सकते हैं, सर्टिफाइड करके दे सकते हैं। सर्टिफाइड बट करके दे पेटेंट ऑफिस के जो सील्ड डॉक्यूमेंट, जहां पर सील लगता है, वैसे बहुत कम सकते। डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सर ने कहा रिप्रेजेंटेशन सीट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिजाइन, ये जो चीजें होती है वो सील लगा के दी जा सकती है। बट सारी हम्म, कॉपीज पे सील नहीं लगता है, सारी कॉपीज पे सर्टिफिकेट, सॉरी, कंट्रोलर सर्टिफाइड कर सकते हैं। ये बात सही है सर, एकदम परफेक्ट, आपने मस्त समझाया। करेक्ट सर, मैंने भी ये सही तरीके से एक्सप्लेन किया ना? यस सर, सर सही। तो मैं याद रखने के लिए मैंने अलग अलग ये हम्म। रूट फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी ऐसे ही चल रहा है। जी। चलेगा, मतलब परफेक्ट बोले सर। एंड सेक्शन नंबर 40 क्या बात करता है रूबी में? यस सर, कोई भी डॉक्यूमेंट और अगर नोटिस है वो
पोस्ट, मतलब पोस्ट से सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम्म। वो उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज के लिए जो बोला था, तो उससे नेक्स्ट वो पोस्ट के मीडियम से सेंड करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। कल जो हमने पढ़ा था वो सोचो, कल हमने कितना 2 आवर्स लिया था इसके लिए, और आज हमने रिवाइज कर लिया 20 मिनट्स में। तो यही हम्म। पावर होती है पढ़ाई की, कि जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो अच्छी तरीके से 20 मिनट में भी हो सकता है। करेक्ट। बट उसकी डेप्थ में जाना जरूरी है। ये जो आज अभी जो ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग के अंदर आप अगर सुनेंगे रूबी मैडम को, तो रूबी मैडम ने जो 90 को एक्सप्लेन किया है, वो 90 को इतनी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना, और साथ में इतने बेस्ट वे में, यानी 2 मिनट में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया 90 को, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने पढ़ाई की हो 2 घंटे तक। बहुत बढ़िया। किसी को सर, प्रदीप सर, आपको वो याद है शॉर्ट की 90 की? प्लान बेस्ड आए हुए हैं ना सर। क्या बात। गंगाधर सर? हाँ सर, याद है सर, प्लान बेस्ड टू आई। क्या बात है। मुझे लग रहा है आई एम दी वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। क्या ही हो सकता है, बोलो। अब हम चलते हैं आगे रूल पे। हम टीचर को हरा देंगे सर, टीचर को हरा देंगे। टीचर हार गया सर। हरा देंगे तो फ्यूचर टेंस होगा। अभी अभी नहीं नहीं, अभी ऐसा बोल रहे तो ऐसे बोलेंगे हम। टीचर को हरा देंगे। हरा देंगे तो फ्यूचर टेंस है, हम तो अभी से हारे हुए ऐसा लग रहा है। जो जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, मैं अभी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रहा था तो मेरी स्टोरेज फुल बता रहा है हर एक जगह से। वो जूम में भी ओके। फुल बता रहा है, वो मेरी लैपटॉप में भी फुल बता रहा है, और वो यूट्यूब वाले भी सोच रहे होंगे कि ये कौन पागल आदमी है जो डेली बेसिस पे इतना अपलोड कर रहा है। आज हम आगे बढ़ेंगे रूल नंबर पे। कल हम कहाँ तक गए थे? 78 तक गए थे। जी हाँ, देख लेते हैं। चलो, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। कल हम 78 तक गए थे। मैनर अप्लाइंग डायरेक्शन, हाँ 51 हो गया था। रूल फॉर्म नंबर 11 एंड 14 days वाली बात। आई कैन हियर ओनली नाउ ऑनवर्ड्स ड्यू टू सम पैरेलल वर्क। ओके प्रदीप सर, अंडरस्टूड सर। अर्चना मैडम एंड प्रदीप सर से सुन सकते हैं, रूबी मैडम एंड गंगाधर सर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 79 पे, सॉरी रूल नंबर 79 पे। रूल नंबर 79 बात करता है सेक्शन नंबर 52 के बारे में। तो पहले 52 को कौन रिवाइज करेगा? 52 क्या कहना चाहता है? रू, रूबी मैम। यस सर। सेक्शन 52 क्या कहना चाहता है? ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को जो ग्रांट हुआ है पेटेंट। नहीं, ग्रांट होगा पेटेंट, पहले किसी और के नाम पे था। सर वो रॉन्गफुली मतलब ऑब्टेन है फ्रॉड, ना, ऑर्डर बाय हाँ हम्म। हाई वो कोर्ट। फ्रॉड के, जो फ्रॉड के फ्रॉड नहीं। लाइक केस होता है हाँ फ्रॉड फ्रॉड मान के। लीजिए, मगर उसमें भी रॉन्गफुली ऑब्टेन, जो सर ने कहा। गंगाधर सर, ये सर। क्या हाँ होता है 20, 52 में? 20। सर वो बिल्कुल 26 के जैसा ही है। अगर कोई पेटेंट है, किसी ने हम्म। रॉन्गफुली उसको रजिस्टर करा लिया है, तो हम्म। जिसका ओरिजिनल पेटेंट है वो उसके लिए पिटीशन हाई कोर्ट में करके वो अपने नाम पे करा सकता है। अगर मतलब वो जीत जाता है अपोजिशन में, हम्म। फिर वो कंट्रोलर को विद इन 3 मंथ ऑर्डर के साथ रिक्वेस्ट कर देगा कि ये पेटेंट मेरे नाम पे कर दो आप। बस छोटा सा फॉर्म आपने एक वर्ड 12। गलत बोला है इसमें। यस सर। ओपोजिशन नहीं, किस में जीत जाता है? फिर वो पिटीशन करेगा हाई कोर्ट में। रिवोकेशन में। हाँ, सो ये सर रिवोकेशन। हाँ, ये अंडर 64 के साथ काम कर रहा है। यस सर। रूबी मैडम समझे, या मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूं? यस सर, समझ आ। क्या समझे? रिवोकेशन हो के बाद जब पेटेंट है, वो पर्टिकुलर फर्स्ट पार्टी से, मतलब वो रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड कर दे,
और वहां पे वो हम्म केस जो अगर जीत जाए तब उसके बाद हम, और ये सेम जैसे सर ने बोला सेक्शन 26 जैसा है, और ग्राउंड भी है हम्म 25 का हमारा हम्म रोंगफुली ऑब्टेंड। हम्म और तो फिर क्या होगा, वो फॉर्म फिल करना होगा हमें। और कौन सा? ये 12। हम्म कितने महीने में? 3 महीने में। कहाँ से? डेट ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग से स्टार्ट होगा ना। हम्म 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 नहीं मतलब जहां से रिवोकेशन मतलब लगा। जहां से कोर्ट का ऑर्डर आया, हाँ, जहां से रिवोकेशन लगा वो सही है। हाँ। जिस दिन से रिवोकेशन लगा वहां से कोर्ट के ऑर्डर आने से 3 महीने तीन में महीने वो फाइल करना है। तो मैं यही कहता हूं कि रूल के अंदर क्या डिफाइन होती है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है और कितने महीने में करना है और कहां से करना है, ये रूल्स डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको कहूं कि प्रिस्क्राइब। 52 ये बताता है सिर्फ कि भाई रॉन्गफुली ऑब्टेंड है तो पेटेंट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के नाम पे हो जाएगा। अब ये जो 3 महीना है, 12 फॉर्म नंबर फाइल करने हैं, ये सारी चीजें कौन बताएगा? रूल बताएगा। तो यहाँ पर रूल है 79, रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 52(2). A request under subsection 2 of section 52 shall be made in form number 12, बताया ना, within 3 months from the date of order of the appellate board या फिर हाई कोर्ट अब जो हो गया, और कोर्ट referred in subsection 1 of the said section, and shall be accompanied by a statement setting out the facts upon which the petitioner relies and the relief he claims, and a certified copy of the order of the appellate board or court। यहां पर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए अपीलेट बोर्ड की या कोर्ट की। बस वही है कि फॉर्म नंबर 12 फाइल करना है 3 महीने में कोर्ट के ऑर्डर से। फिर दूसरा पॉइंट, वेयर द appellate board or court has ordered the grant of a patent to the applicant only for a part of the invention। अगर पूरा पेटेंट नहीं दिया है, पार्ट ऑफ द इन्वेंशन के लिए नया पेटेंट कहा है, द न्यू पेटेंट ग्रांटेड shall be accorded a number in the same series of numbers accorded to the complete specification accepted on the same day as the patent is granted। ये चीज को आप क्या समझे, ये बात को आप क्या समझे? सर मैं एक्सप्लेन करूं। यस सर। इसमें सर सेकेंड पॉइंट में क्या आ रहा है कि अगर कोई पेटेंट है जिसमें मतलब पार्शियली ऑब्टेन है, मतलब कुछ पार्ट उसका जो है आपकी पेटेंट से ऑब्टेन है, और अगर कोर्ट उसको जो है कि अमेंड करने की ऑर्डर देती है कि वो पार्ट अमेंड होगा, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप जो है कि नई पेटेंट फाइल कर सकते हैं। तो जो हम्म डेट मिलेगी पेटेंट एप्लीकेशन की वो सेम डेट रहेगी जो जो पहले वाले मतलब पेटेंट की। एग्जैक्टली पेटेंट जो ग्रांट हुई थी वही पेटेंट की डेट रहेगी। और साथ यस सर। में दूसरा, उसका जो सीरियल नंबर होगा वो भी उसी सीरीज का होगा। ये तो सर पहली बार सुना। देन तो जैसे दिस, पेटेंट नंबर में वो ईयर से हाँ स्टार्ट होता है तो अकॉर्डिंगली हाँ, नंबर। तो वो सेम सीरीज का नंबर मिलेगा उसे। ओके सर। फिर भले ही नंबर थोड़ा सा पीछे वाला एन 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 पार्ट वाला आगे हो जाए, बट ईयर उसी से ही स्टार्ट होगा। ओके सर। रूबी मैडम समझ में आई बात ये? यस सर। सर इसका सर एक बार फी बता दीजिए, मैं वो भूल रहा हूँ। 2400 रुपये, हाँ टू सर थाउजेंड 2400। फोर हंड्रेड रुपये ओके सर। ये रहा। जब भी पेटेंट में आप रुपीस भूल जाए तो ज्यादातर चांसेस है कि 2400 होंगे, और अगर डिजाइन में आप पैसे भूल जाए तो ज्यादातर चांसेस है 500 होंगे। ये इन जनरल रूल है दोनों में। तो चलिए सर रूल और नंबर 79 को लिखते हैं। कीवर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पर? रॉन्गफुली ऑब्टेन 52। ओके, रूल यहाँ पर, ओके रूल ही है यहाँ पर, दूसरी बार रूल आ गया, ये निकालना है। इसकी जगह पर सेक्शन लिख देते हैं। नहीं टाइम। हाँ सेक्शन आएगा ना, टाइमलाइन तो हाँ लास्ट सर में हाँ। है, सेम हाँ ही यस था। सर। यहाँ पर सेक्शन आएगा 52, फॉर्म आएगा 12, रुपीज है 2400, एंड टाइमलाइन है 3 मंथ्स की फ्रॉम द कोर्ट ऑर्डर।
चलिए 80 रूल नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर कोई डाउट? ये जो मैंने लिखा है उसमें कोई डाउट? और यही एक लाइन आपको सारी स्टोरी निकाल के देगा, सारी स्टोरी दिमाग में बिठाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है हमें। 80 रिन्यूअल फीस अंडर सेक्शन 53 टू कीप पेटेंट इन फोर्स। पेटेंट को फोर्स में रखने के लिए द रिन्यूअल फी specified in the first schedule shall be payable at the expiration of the second year from the date of the patent of any succeeding year, and the same shall be remitted to the patent office before the expiration of the second or succeeding years. 1a period for payment of the renewal fees so specified in subrule 1 may be extended to such a period not more than 6 months if the request for such extension of time is made in form number 4 with this fee specified in the first schedule. तो 6 महीने के एक्सटेंशन मिल सकते हैं while paying the renewal fee. The number and the date of the patent concerned and the year in respect of which the fee is paid shall be quoted. तो कौन से ईयर में फी पे की गई थी वो कोट किया जाता है। द एनुअल रिन्यूअल फी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 और मोर ईयर्स में बी पेड इन एडवांस। 2 से ज्यादा बरस की एडवांस में पे किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिन्यूअल फी इज पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 ईयर और मोर देन दैट, 4 बरस या उससे ज्यादा, a 10% reduction in the fee shall be applicable for such renewal. अब याद है आपको कि कितनी कितनी फीस है? पहले पहले 2 बरस के लिए तो कुछ नहीं है, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए कुछ नहीं है। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए कितना है? सर इसका 800 है। 800 पर ईयर। फिर 7th 8th 9th 10th के लिए कितना है? उसका सर 2400। 800 फिर 2400 डायरेक्ट, ये रहे। उसके फिर सर बाद आप फिर ये वाली 11। एक बार यस, शेयर करेंगे क्या? क्या मैडम? ये पीस वाली शीट शेयर करेंगे? फीस वाली सीट शेयर कर दूं? रूबी मैडम आप बोल रहे हैं ना? यस सर। ये मैडम कर दिया आपको। थैंक यू। गंगाधर सर, ये सर 3 4 5 6 के लिए 800, 7 8 9 10 के लिए 2400, 11 12 13 14 15 के लिए वो 4000 हो जाएगा। 4800, एंड 16 17 18 19 20 के लिए 8000। 8000। ये सर 8000। करेक्ट है। ये ये फीस सर। एज पर सेक्शन 53 एंड एज पर रूल नंबर 80। बस इसको लिख लेते हैं, इतनी तो बात है। यहां पर क्या लिखूं मैं? रिन्यूअल फी। सेक्शन नंबर कौन सा आएगा? 53। फॉर्म नंबर कौन सा आएगा? यहाँ पर फॉर्म नंबर 30 होता है रिन्यूअल फीस फाइल करने के लिए। फीस उसकी कुछ नहीं होती है, फॉर्म की फीस कुछ नहीं होती है, रिन्यूअल फीस की तो फीस है ही। एंड ये, हाँ वही फॉर्म की फी हो गई ना। फिर वो, फिर भी 30 फॉर्म नंबर की कोई फी हम नहीं समझ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं वो बात को कि अगर आपने जितना ड्यूरेशन सिलेक्ट किया उसके हिसाब से आपका फीस रहेगा। एंड यहाँ पर 6 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। और वो 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए क्या चार्जेस है, तो फॉर्म नंबर 4 की डिटेल्स हमने देखी पड़ेगी। सर 50 480 रुपये। 480 रुपये पर मंथ। यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए फॉर्म नंबर 4, और वो फॉर्म नंबर 4 के चार्जेस है 480 पर मंथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 80 79 और 80 में किसी को कोई डाउट? नो डाउट। क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। 81
amendment of application, specification or any document relating thereto. अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किस सेक्शन से हमने देखा था अमेंडमेंट के बारे में? 57। 57, परफेक्ट। अमेंडमेंट के बारे में बात है और चैप्टर भी नया आ चुका है, अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि ये चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम अमेंडमेंट में? 57 से लेके सेक्शन नंबर 57 से 59 तक, ये तीन ही सेक्शन है जो अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। चलिए हम अब अभी 57 की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग thereto है। तो किस तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं? नेम एंड एड्रेस का अमेंडमेंट, फॉर्म नंबर 13 से, रुपीज उसके 320। 320। बिफोर ग्रांट स्पेसिफिकेशन का अमेंडमेंट फॉर्म 13 रुपीज 800। एंड आफ्टर ग्रांट अमेंडमेंट ये भी फॉर्म 13 1600। रुपीज 1600। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। An application under section 57 of the amendment of an application for a patent or a complete specification or any document relating thereto shall be made in form number 13. If the application for amendment under subrule 1 relates to an application for a patent which has not been granted, यानी pre-grant amendment है, the controller shall determine whether the subject to what condition, if any, amendment shall be allowed. Amendment scope बढ़ाने के लिए अलाउड नहीं की जा सकती है, स्कोप कम करो तो अलाउड की जा सकती है, वो देखेंगे कंट्रोलर। थर्ड ए, if the application for amendment under rule 1 is made after grant, grant के बाद ये बनाया गया है, the patent and the nature of the proposed amendment is substantive, the application shall be published. After grant patent को पब्लिश किया जा सकता है। B, any person interested in opposing the application for amendment shall give a notice of opposition in form number 14 within 3 months of the date of publication of the application. Last, the procedure specified in rule 57 to 63, यानी हियरिंग की प्रोसीजर यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगी। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड हो गई, अगर पेटेंट का जब पब्लिकेशन होगा, एप्लीकेशन शेल बी पब्लिश्ड, की भाई ये पेटेंट में अमेंडमेंट आ रहा है और उस एप्लीकेशन के पब्लिकेशन से ओपोजिशन हो सकता है 3 महीने में। मेरा क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर रूल, क्या एप्लीकेशन यानी प्री ग्रांट में कोई ओपोजिशन आ सकता है? कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि प्री ग्रांट में ओपोजिशन आ सकता है, यस और नो? देखिए पोस्ट ग्रांट में तो लिखा हुआ है ग्रांट के बाद, आफ्टर ग्रांट पेटेंट पब्लिश होगी और उसी के लिए लिखा हुआ है कि ओपोजिशन आ सकता है फॉर्म नंबर 14 फाइल करके। प्री ग्रांट में क्या आ सकता है, यस और नो? रूबी मैम आ सकता है सर शायद। कैसे कैसे फॉर्म नंबर 14 फाइल प्री करके? नहीं, वो 725 में देखा था जब। प्री ग्रांट के लिए तो टाइम ही टाइम है, सारे ओपोजिशन आ सकते हैं, इसीलिए प्री ग्रांट में कोई प्रावधान नहीं है फॉर्म नंबर 14 का 3 महीने का, क्योंकि प्री ग्रांट तक, ग्रांट से पहले तो फॉर्म नंबर 7A से ओपोजिशन होता ही है। अंडरस्टूड मैम? ये सर फॉर्म 7। इसलिए वहां पर कोई प्रावधान नहीं है कि वो एप्लीकेशन का ओपोजिशन के लिए इस तरीके से। ग्रांट होने के बाद ऐसा कोई चीज नहीं है, ग्रांट होने के बाद 1 बरस तक ही आपके पास वो प्रावधान है कि पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन कोई कर सकता है, उसके बाद कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर रिवोकेशन के लिए जाना होता है। इसलिए यहाँ पर फॉर्म नंबर 14 को इंट्रोड्यूस किया गया। जी गंगाधर सर। सर फॉर्म अगर प्री ग्रांटेड है फिर भी पब्लिश तो होगा ना सर अमेंडमेंट? होगा ना सर, होगा ना सर, ओके सर। मगर उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि फॉर्म नंबर 7 आपको 3 महीने में फाइल करना है। क्यों? क्योंकि प्री ग्रांट, ग्रांट से पहले तो क्या करना होता है, ओपोजिशन कोई भी कर सकता है। हाँ यस सर।
सर ग्रांट से पहले या ग्रांट के बाद में? पेटेंट इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। पेटेंट ऐसा डिजाइन के जैसा नहीं है कि सारी चीजें छुपा के रखी है। पेटेंट वर्ड का मीनिंग ये है, दिखाओ। पेटेंट इज अ ग्रीक वर्ड अगेंस्ट लेटेंट वर्ड, ऑपोजिट ऑफ लेटेंट। लेटेंट हीट, छुपाने वाली हीट। पेटेंट यानी बताने वाली चीज। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही रहते हैं जैसे जिस दिन फाइल हुआ उसी दिन पोर्टल पे आ गया। लाइकवाइज कंडीशन है। यस सर, डिजाइन सिर्फ स्टेटस ही दिखता है, मतलब वो थोड़ी हाँ, सी डिजाइन सारी फीचर। छुपाने वाली चीजें हैं। यस सर। डिजाइन, डिजाइन में सारी चीजें वैसी है। 81 में क्या लिखूं मैं कीवर्ड? अमेंडमेंट। यस सर। सेक्शन नंबर कौन सा लिखूं? 57। 57। फॉर्म नंबर। फॉर्म 13 एंड 14 फॉर अपोजिशन। फीस। इसका सर वो 320, 800 देन 1600 हम्म। एंड 14 का 2400। 320, 18, 16 and 2400, करेक्ट। यस सर। टाइमलाइन 3 month। 3 months। नेक्स्ट रूल 82, प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड स्पेसिफिकेशन। कैसे बनाते हैं अमेंडेड स्पेसिफिकेशन? where the controller allows the application for a patent or the complete specification or any other document to be amended, the application shall, if the controller so require and within the time to be specified by him, leave at the appropriate office an amended application or the specification or the other document as the case may be in accordance with the provision of this rule। तो बता रहा है कि कंट्रोलर जितना दिन देगा उसी दिन में जो करेक्शन करने के लिए कहेगा वो करना है। इसमें कोई खास चीज नहीं है, बस कंट्रोलर के हिसाब से उसके दिए गए टाइम के हिसाब से आपको अमेंडमेंट करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये 82 में इतना ही ले लेता हूं। प्रिपेयर डॉक्स, जो अमेंडमेंट के लिए कोई टाइमलाइन कोई रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं। ये 83, publication of the amendment allowed। The amendments allowed after patent has been granted shall be published। यहां पर भी वही बात है कि भाई ग्रांट हो गई है पेटेंट, उसके बाद में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो पब्लिश होंगे। 83, ग्रांट, अमेंड, पब्लिश। ये इसको भी मैं 57 के साथ ही कोरिलेट कर सकता हूं क्योंकि उसका रेलेवेंस वहां पर दिया गया है। और 13 एंड 14 भी लिख देता हूं क्योंकि ये चीज भी वहां पर होगी। फीस भी सारी सेम लिख देता हूं। हालांकि कोई रूल में मेंशन नहीं किया गया है बट हम मान लेते हैं कि रिवाइज करने के टाइम पे हम ऐसा समझ सकते हैं ये क्या बातें हो रही है। पब्लिकेशन से ओपोजिशन आएगा ही आएगा। 84, रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट्स। ये आ चुके हैं हम नए चैप्टर में, रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट्स में। रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट्स के सेक्शन कौन कौन से हैं? 60, 61 262। एंड 62। ओके, रिस्टोरेशन को याद करते हैं। रिस्टोरेशन में क्या बातें हैं? 60 में पहली बात, कौन से फॉर्म से फाइल होता है रिस्टोरेशन? फॉर्म कहां सर पर फॉर्म मेंशन होगा? 50। रूल में, फॉर्म 15। ओके, कितनी टाइमलाइन है उसकी? सर 18 मंथ है 18 फ्रॉम मंथ द। की। वो 18 मंथ की टाइमलाइन क्या एक्ट में है या रूल में है? सर ये तो एक्ट में है, एक्चुअली याद में है रखिएगा। सर। रिस्टोरेशन की टाइमलाइन 18 मंथ्स की एक्ट में है, रूल में नहीं है। यस सर। ओके, बस यही जो बात है वो यहाँ पर मेंशन की होगी और फिर वो मेंशन किया होगा कि वहां पर भी ओपोजिशन आ सकता है 2 महीने में और फॉर्म नंबर 14 फाइल करके। अब देखते हैं कौन से सेक्शन में ये फॉर्म्स और ये ओपोजिशन की टाइमलाइन मेंशन है। सो रूल नंबर 84, रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। An application for a restoration of a patent under section 60 shall be made in form number 15।
तो ये आ गया 84 में ही, where the controller is satisfied that the prima facie case of a restoration of any patent has been made out, he shall intimate the applicant accordingly, and unless the applicant makes a request to be heard in the matter within 1 month from the date of such intimation, the controller shall refuse the application. यानी कंट्रोलर मना कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन अनड्यू डिले या अनइंटेंशनल नहीं है, इसलिए मैं आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर रहा हूं, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट, वेर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग विद इन द टाइम अलाउड एंड द कंट्रोलर आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट सच हियरिंग, वो एप्लीकेंट को ऐसी हियरिंग दे के इज प्राइमा फेस satisfied that the failure to pay the renewal fees were unintentional, he shall publish the application. एक बार वो सुन ले और ऐसा मान जाए कि वो अनइंटेंशनल या अनड्यू डिले नहीं था, क्यों इसमें अनइंटेंशनल ही लिखा है, अनड्यू डिले नहीं लिखा है? ओके, उससे विद जब इन द, हाँ हाँ सर, वो है ना मतलब कि पेमेंट अनइंटेंशनल या अनड्यू। हाँ, मगर इसमें अनड्यू एक ही ग्राउंड लिखा है। में करना था जो फॉर्म 15 में करते हैं, जैसे मैं पता है हमने तुरंत फॉर्म 15 फाइल कर दिया हाँ। तो वो अनड्यू हो गया, और यहाँ पे अनइंटेंशनल ही चेक करेगा ना, क्योंकि एप्लीकेशन तो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, बट चेक को तो करना चाहिए कि उसने तुरंत करा कि नहीं। अनड्यू हम्म, डे। चलिए, ही हम्म। शैल पब्लिश दी एप्लीकेशन, फिर वो फॉर्म नंबर 15 को पब्लिश कर देगा, ऐसी बात है। तो 84 में क्या लिखे हम? 84 में मैं कीवर्ड क्या लिखूं? रिस्टोरेशन। हाँ, रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन में सेक्शन कौन सा है? 60 लिख दूं? 60। भले ही ना लिखा हो वहां पर, हम तो लिख ही देंगे। फॉर्म नंबर कौन सा आएगा? 15। 15 का फीस कितना है? 2400 है इसका भी। सारिका मैडम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। 2400। और टाइमलाइन यहाँ पर कितनी है? ये 18 महीने की टाइमलाइन है, मगर एक्ट में है, याद रखिएगा, 18 महीने है मगर एक्ट में है। और 1 महीने की टाइमलाइन है रूल में, वो किसके लिए है? हियरिंग के लिए है, हियरिंग की रिक्वेस्ट करने के लिए है। हियरिंग की रिक्वेस्ट किससे होती है? फॉर्म नंबर 30 से होती है। और उसकी फीस कितनी है हियरिंग की रिक्वेस्ट करने की? ये तो डिजायर टू बी हर्ड वाली बात है, हियरिंग की कोई फीस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। डिजायर टू बी हर्ड के लिए 1500 है, कि भाई मुझे सुनो, ये वाली बात है, तो 1500 रुपये। चलिए आते हैं रूल नंबर 85 में। ओपोजिशन टू रिस्टोरेशन अंडर सेक्शन 61, 2 महीने में फॉर्म नंबर 14 फाइल करके, एट एनी टाइम विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 3, जो फॉर्म नंबर 15 का पब्लिकेशन होता है उसी की बात है, ऑफ रूल 84, एनी पर्सन इंटरेस्टेड की बात है, मे गिव नोटिस ऑफ ऑपोजिशन देयर टू इन फॉर्म 14। A copy of the notice of opposition shall be sent to the controller to the applicant। और बाद में हियरिंग के सारे ग्राउंड यहां पर भी एप्लीकेबल है। बस वही बात है, इसको भी लिख लेते हैं 85। रूल नंबर है 85, कीवर्ड है इसका ओपोजिशन, सेक्शन है यहां पर 61, फॉर्म है यहां पर 14, फीस है यहां पर 2400, एंड टाइम है यहां पर 2 महीने। रूल 86 पे आ जाते हैं। 86, पेमेंट ऑफ अनपेड एंड रिन्यूअल फीस, ये भी 1 महीने में कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाए वहां से।
Where the controller decide in favor of the applicant shall pay the unpaid renewal fees and the additional fees specified in the first schedule within a month from date of order of the controller allowing the application for restoration. The controller shall publish his decision. तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये एडिशनल फीस कितनी है स्केड्यूल 1 में 800 रुपये 4,800 रुपीज एडिशनल फीस। ये रही एडिशनल फीस फॉर रिस्टोरेशन अंडर सेक्शन 61(3) एंड रूल 86(1). तो अब हम किस रूल की बात कर रहे हैं 86 की ही बात कर रहे हैं। और 86 में क्या बात है एडिशनल फीस। सेक्शन आएगा यहाँ पर 61 ही, फॉर्म आएगा यहाँ पर एडिशनल फीस फाइल करने के लिए 30, फीस है इसकी 4,800 और जो रिन्यूअल फीस बाकी है वो तो पे करनी है। टाइमलाइन है 1 मंथ फ्रॉम कंट्रोलर सच डिसीजन। आई थिंक यहाँ पर हमारा रिस्टोरेशन का भी चैप्टर क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे कल से आगे बढ़ेंगे सरेंडर ऑफ पेटेंट से। तो ये हमारा कंक्लूजन रहा आज के दिन का जो हमने रूल वाइज किया है। इतना रूल पे हम आगे बढ़े। सर इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे आती है, लाइक यूट्यूब पे कौन से सेक्शन में? हाँ ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी अगर आप चैनल पे जाएंगे तो 7 AM की प्लेलिस्ट होगी। ये ओके प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है 7 AM की, ये रही वो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर मिलेगी। ओके और दूसरी 1 बजे वाली प्लेलिस्ट ये रही। फिर 6 बजे वाले भी है, 2:30 बजे वाले भी है, 8 बजे वाले भी है। तो बहुत सारी है मगर ये दोनों आप देखिएगा, ये तो दोनों सभी लोग जो फ्रेश है ना अभी नए नए आए हैं 6 बजे यस और 2:30 बजे, तो वो आपको वर्क नहीं करेंगे। वो लोग अभी 15 सेक्शन या 16 सेक्शन में है, उनको छोड़िए। ये देखिए 7 AM एंड 1 PM इसमें जो रूल्स हैं ये जो पढ़ाए जा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। 2:30 की हमारी होती है क्या सर कोई? नहीं नहीं मैडम, वो नए जो कैंडिडेट्स आए हैं ना मैडम उनका बहुत आगे से लेना पड़ता है। ओके ओके तो उनका एक स्पेशली 2:30 से टाइम दिया है सभी को साथ में आगे लेके जाने के लिए कि सभी लोग एक साथ में आ जाए ठीक है फॉर दैट पर्पस। तो उसमें और 2 सेशन है, 2:30 भी है और 6 बजे भी है सुबह। ओके चलिए सो यहाँ पर रुकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स अगर आपको एक्सेस नहीं हो पा रही है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिमांड है, अभी देखो कितनी डिमांड सेटिस्फाइड हो रही है। ये हम रूल्स पे आगे बढ़ रहे हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिजाइन का तो कंप्लीट हो ही चुका है, पेटेंट का भी हो जाएगा। तो रूल वाइज हमारा रिवीजन हो जाएगा, सेक्शन वाइज तो हो ही रहा है और फॉर्म वाइज तो हम कर ही रहे हैं। तो वो दोनों चीज तो है। डिनोवो हमारा कंप्लीट होने के लिए आया, बस 1 हफ्ता बाकी है। डिनोवो कंप्लीट हो रहा है यानी पूरा रिवीजन एक बार फिर से हो रहा है ऑन रिकॉर्ड। तो वो भी हो गया। अब एक चीज बाकी रहती है, अगर आपने पेपर नहीं दिए हैं तो आपको पेपर देने हैं। जो भी जहां पर पेपर बाकी है, रूबी मैडम आपके कितने बाकी है? सर मेरा तो एक ही बाकी है, लास्ट वाला बस। बस तो वो पेपर लिख दीजिएगा जैसे ही डिनो उस वहां तक कंप्लीट हो जाता है फिर। करेक्ट। यस प्रदीप सर थोड़ा सा बिजी हैं तो शायद सर बाद में लिखें। गंगाधर सर के तो सारे हो चुके हैं करेक्ट सर, या बाकी है हाँ कोई? सर, मैं सर दोबारा जहाँ जहाँ तक सेक्शन आ रहा है फिर वही पेपर दोबारा लिख रहा हूँ। पिछला परफेक्ट सर। मैंने सर को भेज दिया था लिख के, पेपर 2 ही लिख सर रहा था। मुझे मुझे भी भेज दीजिए, जो आप लिख रहे हैं ना मुझे भी भेज दीजिए ओके प्लीज। सर, मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा। जी ओके। जी सारिका ओके मैडम सर। आपके भी सारे पेपर हो चुके हैं ना, या आप बिजी यस हो के सारे पेपर नहीं दिए हैं? नहीं नहीं दिए सर। दिए हैं। ओके बस चलिए, जय हिंद, हैव अ नाइस। जय हिंद सर। जय